ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम कवर करने वाले अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज अबाउट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट आ चुका है। उस पार्ट में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ अभी कीवर्ड्स बाकी हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। देखो, हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा था प्रीएम्बल का पूरा टेक्स्ट, है ना। उसमें कुछ वर्ड्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल इस चैप्टर में कवर होगा। प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, क्या प्रीएम्बल अमेंडेबल है? कैन वी अमेंड द प्रीएम्बल? और अगर है तो कहां से ये प्रोविजन लेकर आया गया है? तो वो सब चीजें जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। दिस इज समथिंग अबाउट मी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं फॉर पीडीएफ्स। जो भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, यूपीएससी विद मोहित चौहान। ठीक है, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इन चैप्टर से रिलेटेड। तो अभी तक हमने कवर कर लिया था कि जो प्रियम्बल है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आप ये बोलते हैं कि प्रीफेस हो जाता है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद दुनिया के बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अडॉप्ट कर लिया। उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है इंडिया का भी। इंडिया को भी ये आइडिया पसंद आया तो इंडिया ने भी इस चीज को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया था। देन वी हैव अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल। इसके पूरे टेक्स्ट के बारे में हमने देखा था। ये पूरा आपका जो प्रियम्बल है उसका टेक्स्ट हो जाता है। सो ये सब चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द प्रियम्बल। फिर उसके बाद ये जो आपके 5 वर्ड्स हैं इनको इन डेप्थ कवर किया था हमने अपनी लास्ट क्लास में, दैट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और ये सारे हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट, इंडिया जो एज अ स्टेट है, ठीक है, उसके क्या क्या नेचर हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले हम अपने इस वर्ड से स्टार्ट करते हैं, दैट इज जस्टिस। ठीक है, तो ये आपका पहला वर्ड हो जाता है, दैट इज जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब है सब लोगों को उनका हक मिलना। ठीक है, जस्टिस का मतलब क्या होता है? उनका अधिकार, उनका हक। तो यहां पे सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना, कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। तो ये सब चीजें हो जाती हैं आपके जस्टिस के अंदर। टोटल 3 टाइप ऑफ जस्टिस हो जाते हैं जो हमारा प्रियम्बल एम्ब्रेस करता है, दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ये 3 टाइप के आपके जस्टिस हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें सोशल जस्टिस की, तो सोशल जस्टिस यहां पे डिनोट करता है दैट इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी सिटीजन्स का। उनके बीच में यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो सोशल डिस्टिंक्शन हो बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन एंड सेक्स। कोई भी तरीके का डिस्टिंक्शन हो वो सब बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये चीजें बिल्कुल खत्म करनी है। फिर दूसरा, कोई ऐसे लोग जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं या फिर कोई ज्यादा अपनी सोसाइटी में कोई ज्यादा बड़ा ओहदा रख के बैठे हैं, उनके साथ कोई स्पेशल प्रिविलेज ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब यही आपका इकोनॉमिक जस्टिस भी कहला सकता है कि भाई जो अमीर लोग हैं, इकोनॉमिक फैक्टर पे आपको किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। देयर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत जगह पे होता है, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, बट हमारी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। मान लीजिए आप किसी फ्लाइट में जा रहे हैं, आप ज्यादा पैसे देते हैं तो आपको बिजनेस क्लास मिलेगी, ऑफ कोर्स सी बात है, आपको इकोनॉमिक क्लास नहीं मिलेगा। आपको एक बढ़िया सीट मिलेगी, एक काउच मिलेगा। ठीक है, वहीं पे बट ये चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती है कि आप जो है अमीर है तो आप 120 से ऊपर गाड़ी चला लीजिए, ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट उस चीज पे यहाँ पे बिल्कुल रोक टोक लगा देती है। अब ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ना सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का, इसको हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे इन जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरा, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है कि सभी लोगों के पास अधिकार होने चाहिए अपनी वॉइस रखने के गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट के अंदर आप चाहें तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप चाहे तो वोट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास अधिकार हैं। ऑल दीज आर द पॉलिटिकल जस्टिस। और ये जो आपका जस्टिस सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल है ना,
ये कहां से लिया गया है? दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से ये चीज ली गई है। इन 1917 हुआ था आपका रशियन रेवोल्यूशन। दिस इज अबाउट द जस्टिस। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका लिबर्टी। और लिबर्टी किस चीज की है भाई? लिबर्टी है ऑफ थॉट्स, ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ बिलीफ, ऑफ फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, आप इन सब में आपको आजादी है, आप जैसे मर्जी इन सब चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं एट योर पर्सनल लेवल्स। अगर हम इसको लिटरल सेंस में देखें तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। मतलब आपको इंडिविजुअल की एक्टिविटीज पे रेस्ट्रेंट्स नहीं लगाने हैं। उसके साथ साथ रेस्ट्रेंट्स तो नहीं लगाने, ये तो एक टाइप की आपकी लिबर्टी हो गई। उसके साथ लिबर्टी में आपका एक पॉजिटिव कॉनोटेशन भी आ जाता है यहां पे। क्या? दैट इज आपको वहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवानी है। हर एक इंडिविजुअल को एटलीस्ट उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं एटलीस्ट वो कर पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट, यहां पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सिस्टम जो है फ्री कर देती है कि आपके पास लिबर्टी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लिबर्टी है ना, ये आपकी जो है यहां पे एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लिबर्टी के नाम पे कुछ भी दंगे फसाद करेंगे। आपकी ये जो लिबर्टीज हैं ये सब क्वालिफाइड है। मतलब गवर्नमेंट आपको पनिश कर सकती है अगर आप यहां पे इस टाइप के दंगे करते हैं तो। अब आप बोलोगे ठीक है सर जी, आपने ये तो बता दिया अगर हम ये सब दंगे करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो क्या लिबर्टी के लिए कोई हमारे पास प्रोविजंस हैं कि हम इनके, मतलब क्या हमारे पास ऐसे कोई राइट्स हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। मतलब अगर आपकी कभी भी लिबर्टी वायलेट होती है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है आपके साथ लिबरल नहीं है, आपको लिबर्टी नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट, आप कोर्ट जा सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे एनफोर्स करवा सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये चीज जो लिबर्टी वाला कंसेप्ट है वो लिया कहां से गया है? दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एंड 1799। सो आप यहां पे देख पाएंगे ये आपका लिया गया था फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब भी आप तस्वीर देखेंगे ना तो ये है आपका लिबर्टी। ठीक है, ये यहाँ पे शो किया गया है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, या फिर ये कह सकते हैं जो यहाँ पे इनका एक गॉडेस मानते हैं, या फिर ये इसको चिन्ह मानते हैं कि ये जो लिबर्टी है, इस वुमेन को बोला जाता है यहाँ पे लिबर्टी। और ये लिबर्टी इनको बेसिकली लीड कर रही है इन देयर रेवोल्यूशन। दे वॉन्ट लिबर्टी फ्रॉम देयर फ्रेंच गवर्नमेंट, जो उस टाइम पे मोनार्क हुआ करते थे, उनसे लिबर्टी चाह रहे थे। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यहां से आ जाएगा फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सब हम जब कवर करेंगे, जब हम आपका वर्ल्ड हिस्ट्री वाला लेक्चर्स लेके आएंगे, उसमें पूरा कवर कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब है द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। मतलब किसी एक बड़े व्यक्ति को, या फिर जिसके पास ज्यादा पैसा है, कोई सोसाइटी में ज्यादा अपना इज्जत रखता है, तो उसे ऐसा नहीं है कि ज्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे आप इस इमेज में देख पाएंगे, यहाँ पे तीन लोग हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग तबके के हैं, आप ये मान के चलिए, मतलब तीन ये सोशल क्लासेस हो जाती हैं हमारी सोसाइटी में। तो उन तीनों ही सोशल क्लासेस को आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दे रहे हैं, और सभी को आप एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, सभी इंडिविजुअल्स को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, वेदर ही और शी इज रिच, वेदर ही और शी इज पुअर, वेदर दे बिलोंग्स टू अपर क्लास और लोअर क्लास, चाहे आपकी सो कॉल्ड जो भी क्लास है ना, आप वहां पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये हो जाती है। अब ये जो प्रियम्बल है आपका सिक्योर करता है तीन टाइप की इक्वालिटीज को। जैसे कि सबसे पहला हो जाएगा, मतलब बेसिकली थ्री डायमेंशन है, दैट इज सिविक डायमेंशन हो जाएगा आपको। एक तो सिविक इक्वालिटीज हो जाएंगी, फिर दूसरा हो जाएगा पॉलिटिकल इक्वालिटीज, तीसरा हो जाएगा आपका इकोनॉमिक इक्वालिटीज। सिविक इक्वालिटीज की बात करें तो यहां पे आप आर्टिकल देख पाएंगे, दैट इज 14, 15, 16, 17 एंड 18। 14 क्या कहता है? आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये क्या है? दिस इज योर सिविक इक्वालिटी। फिर उसके बाद 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ऐसे ही आपका आर्टिकल 16 हो जाएगा, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल इन आर्टिकल 18, और आर्टिकल 17 में क्या हो जाएगा? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर योर सिविक राइट्स। फिर उसके बाद आते हैं आपके पॉलिटिकल राइट्स।
पॉलिटिकल इक्वालिटीज का क्या मतलब है? मतलब कोई भी पर्सन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, इन एलिजिबल नहीं होना चाहिए फॉर इलेक्टोरल रोल्स, मतलब सभी को यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। एक तो ये हो गया आपका आर्टिकल 325 में। वहीं पे आर्टिकल 326 क्या कहता है कि लोकसभा में और जो आपका स्टेट असेंबलीज होती हैं उसमें अडल्ट सफरेज होगा, मतलब ऑल द पीपल अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। ठीक है, उनके पास यहाँ पे अपने पॉलिटिकल जो भी गुरु हो जाते हैं या फिर जो भी यहाँ पे आपके पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस को चुनने का अधिकार हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी दे रखी है आर्टिकल 39। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या है? दिस इज योर डीपीएसपी। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स आर पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, और वहीं पे आपके डीपीएसपी क्या है? दीज आर सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो इकोनॉमिक राइट्स कहां पे हैं? डीपीएसपी में, आर्टिकल 39 में है। इसमें क्या दे रखा है कि सभी, चाहे वुमेन हो चाहे मेन हो, चाहे किसी भी तबके के लोग हों, वहां पे सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, मतलब सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए पे में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हो जाएगी अबाउट इक्वालिटी। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी की बात करें तो फ्रेटर्निटी वर्ड जो है हमने पहले ही देखा था जब सबसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, कि दिस हैज बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, और फ्रेटर्निटी का इन लिटरल सेंस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? द सेंस ऑफ ब्रदरहुड प्रमोटेड बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल रिलेशनशिप या फिर सिंगल सिटीजनशिप। सॉरी, रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, सिंगल रिलेशनशिप होना भी नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप है। अब ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय सम आर्टिकल्स भी प्रमोट की जाती है। अगर आप देखें बाय फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है, क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर टाइप की डाइवर्सिटी को आपको क्या देखना है? सबका हित देख के चलना है। फिर उसके बाद जो प्रियम्बल में दे रखा है दैट इज फ्रेटर्निटी जो आप अगर यहाँ पे देखेंगे इसके आगे क्या सेंटेंस लिख रहा है? दैट इज फ्रेटर्निटी हैज टू एश्योर टू थिंग्स, दैट इज द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पे इस चीज पे ध्यान देके चलिएगा, दैट इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सबसे पहले आप बात करें, के एम मुंशी जी ने ये चीज बोली थी कि जो आपका फ्रेज दिया हुआ है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इट सिग्निफाइज, मतलब ये यहां पे सिग्निफाई क्या कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट की बात नहीं करता है, ये यहां पे आपके डेमोक्रेटिक सेटअप की भी बात करता है। ये हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को सेक्रेड मान के चलता है, मतलब हर एक पर्सन जो है वो सेक्रेड है, तभी तो ब्रदरहुड क्रिएट होगा। मतलब आप हर एक की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसको सभी को इज्जत दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मोनोटोनस एक पूरी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अब ये जो इंटेग्रिटी वर्ड है ना, ये जो इंटेग्रिटी वर्ड है ये ऐड हुआ था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी है। अब यहां पे जो ये बात कर रहे हैं अबाउट द ब्रदरहुड अंडर आर्टिकल 51A, इसमें एक और चीज प्रमोट की जाती है। इस चीज में क्या प्रमोट किया जाएगा? दैट इज under article 51A, it is the duty of all the citizens to protect the dignity of women by stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce the practice which are derogatory to the dignity of women। जैसे कि आप सती प्रथा खत्म कर देंगे, जैसे कि आपका जो विडो रीमैरिज एक्ट है उसको आपको यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे कि वुमेन को जो है दोबारा शादी करने का अधिकार है आफ्टर देयर डाइवोर्स और आफ्टर देयर व्हेन दे बिकम विडोज। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे ये करते हैं कि जो हमारे समाज में पहले सती प्रथा चलती थी या फिर जो आपकी विडो रीमैरिज नहीं होने दी जाती थी, तो वो सब हम खत्म कर दे देंगे। तो क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पे आपका ऑलरेडी एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये स्टेटमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चीज कहां पे दे रखी है कि वुमेन की डिग्निटी को हमें मेंटेन करना है। तो ये दे रखा है इन अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी आर्टिकल में आप आगे देखेंगे अंडर आर्टिकल 51A
आगे क्या दिया हुआ है, द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये जो फ्रेज है ये एम्ब्रेस करता है बोथ फिजियोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑफ द नेशन। फिजियोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशंस ये अब सब आपका कहां पे दे रखा है, अंडर द आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में आप देखेंगे, इधर आप देख सकते हैं, एम्ब्रेसेस बोथ फिजियोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज कहां दे रखी है, दिस इज अंडर आर्टिकल 1। And under Article 1, what it had described? It had described that India is a union of state। और इसी फ्रेज से यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी जाती है कि किसी भी स्टेट को यहाँ पे राइट नहीं है टू secede फ्रॉम द यूनियन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इंडिस्ट्रक्टिबल इंडियन यूनियन हो जाएगा, इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन। अब वो किसी भी चीज पे हो सकता है। अब देखो इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव था क्योंकि हमारा जो देश है ना बहुत ही डाइवर्स है, इट इज वेरी डाइवर्स नेशन। तो उस चीज में हमें बहुत सारे हिंड्रेंस आएंगे अपने देश को चलाने के, अपने देश को यहाँ पे यूनियनाइज्ड रखने के लिए। तो अपने देश को अगर आपको एकाग्रित रखना है तो उसमें बहुत सारे हिंड्रेंसेज आएंगे। कैसे हिंड्रेंसेज आ सकते हैं, जैसे कि कम्युनलिज्म की भावना क्रिएट हो सकती है, दो धर्मों में लड़ाई हो सकती है। रीजनलिज्म की भावना क्रिएट हो सकती है, जैसे सन ऑफ सॉइल पॉलिसी जो महाराष्ट्र के द्वारा की जाती है, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए ये चीज पे ना कई बार बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा, मतलब नौजवान होते हैं, नौजवानों का खून जो है वो बहुत जल्दी खोल जाता है कि नहीं भाई हम मराठी मानुष हैं और हम अपने जो है राज्य में किसी को नहीं आने देंगे। तो बेटा देखो इन सब चीजों में मत पड़ो, ये जो चीजें हैं ये करी जाती हैं सिर्फ आपके पॉलिटिकल बंधुओं द्वारा। ठीक है, वो उनका कोई मतलब नहीं है, देखो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ वोट गेन करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रीजनलिज्म मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही बोडोलैंड वाली जो यहाँ पे समस्याएं हैं, ठीक है, वो सब आ जाती हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका कास्टिज्म, कि कास्टिज्म नहीं उत्पन्न होने देना है अपने देश में। लिंग्विस्टिज्म, ठीक है, सेशनिज्म। तो इस टाइप की चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं आने देनी है अपने देश में। सो दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ योर फ्रेटर्निटी। तो यहां पे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाते हैं इन द प्रियम्बल, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नाउ अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द प्रियम्बल। सो सिग्निफिकेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिग्निफिकेंस तो देखो प्रियम्बल के बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज बीन सेड दैट इट इज अ प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जो भावनाएं हैं वो एक ही पेज पर आ जाती हैं। और दिस हैज बीन मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन हिज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ पे मूव किया गया था। ये जो एम्बॉडी करता है द बेसिक फिलॉसफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज। फंडामेंटल वैल्यूज कैसे, जैसे पॉलिटिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज एंड रिलीजियस वैल्यूज, जो जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका बेस है, उन सब को ये यहाँ पे एम्बॉडी करता है। फिर ये और क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं देखो प्रियम्बल के, इट कंटेन द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना उसका जो भी नोबल विजन था उसको यहाँ पे फॉलो करता है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में आप देखेंगे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, वो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रेम्ट सो लॉन्ग। हमने इतने सालों तक जो सोचा, जो सपना देखा, वही हमने इस जो आपका प्रियम्बल हो जाता है उसके थ्रू पाया। तो ये आपके सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएंगे। फिर वहीं पे एक और आपके क्या बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर आ जाते हैं जिनका नाम था के एम मुंशी। अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। जो हमारा सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है ये उसका होरोस्कोप है। होरोस्कोप मतलब आगे के बारे में बताएगा कि हमारा देश आगे कैसा चलने वाला है। ओके, और फिर और भी ऐसे थिंकर्स आ जाते हैं जैसे पंडित ठाकुर दास भार्गव जी बोलते हैं कि प्रियम्बल जो है वो मोस्ट प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर सर अर्न्स बाकर आ जाते हैं, वो बोलते हैं प्रियम्बल एज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑल दीज आर द थिंग अबाउट द प्रियम्बल, और यही जो सिग्निफिकेंस शो करता है यहाँ पे प्रियम्बल की। ओके, सो देखो अब हमने ये तो देख लिया प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस क्या है, बट क्या प्रियम्बल एज सच कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी? तो देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने तो प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट समझ के ही कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया था। अब ऑफकोर्स ये चीज है, जब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक थी उसमें लिखी गई है, और आप उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं मानेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस पे ना काफी सारे केसेस आए, जिसमें से एक था आपका रे बेरुवारी केस।
तो सबसे पहला केस था इन रे बेरुबारी केस, दैट कम्स इन 1960। रे बेरुबारी क्या है? ये एक जगह है, बेसिकली एक विलेज है नियर द बांग्लादेश बॉर्डर। इस पे कुछ इश्यूज हुए थे और इस टाइम पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें ये बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल इज द की टू द ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसी वजह से ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बोला था क्योंकि जो आपका प्रियम्बल है दैट इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। अब ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हैं भाई ऐसे तो डीपीएसपी भी एनफोर्सेबल नहीं है, ऐसे तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी एनफोर्सेबल नहीं है, तो क्या वो भी पार्ट नहीं होंगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो काफी नैरो थी। अब इसके बाद आता है आपका केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में इसी चीज पे मुद्दा उठता है और सबसे मेन मुद्दा तो यही था कि वेदर दिस सिस्टम द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 और नॉट। क्या इस चीज को आप अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 और नहीं? अब इसमें आता है केशवानंद भारती केस। तो यहां पे सीधे सीधे देखो, कोई भी चीज जो आपके अंडर आर्टिकल 368 अमेंड होती है वो तभी होती है जब वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो। तो यहां पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि आज से, अभी से, मतलब फ्रॉम केशवानंद भारती केस द प्रियम्बल विल बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब प्रियम्बल पार्ट हो गया देन इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये कुछ केसेस आते हैं। तो क्वेश्चन कभी भी आए विच केस हैव डिसाइड दैट प्रियम्बल विल बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट विल बी द केशवानंद भारती केस। रे बेरुबारी केस में ये चीज यहां पे डिनाई कर दी गई थी। फिर इसके बाद आता है आपका LIC ऑफ इंडिया केस that came in 1995, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है दोबारा से इस चीज को यहां पे एम्फेसाइज करता है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिबल इन एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। किसी भी कोर्ट में भले ही से ये लागू हो या ना हो, बट ये आपका एक इंटीग्रल पार्ट है। ओके, सो दिस इज द थिंग अबाउट द प्रियम्बल कि प्रियम्बल वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, प्रियम्बल हमने बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया, हमने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया, बट प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस आप इस चीज से भी लगा सकते हैं कि प्रियम्बल वॉज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एट द वेरी एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था ना, उसके बाद आपका प्रियम्बल बनाया गया था और उसको बाद में सबसे फर्स्ट पेज पे लगाया गया था। सबसे मजेदार चीज देखिए, सबसे बाद में बनाया बट सबसे फर्स्ट पेज पे लगाया। ऐसा क्यों? ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि यहां पे जो प्रियम्बल है दैट इज इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो रहा है, क्या वो उसकी पूरी कन्फर्मिटी में है या नहीं है। अब यही चीज पे जब क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वेदर प्रियम्बल विल बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें एक मोशन पास किया गया था और वो बाद में अडॉप्ट भी कर लिया गया था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इस टाइम पे करंट ओपिनियन क्या है, दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस चीज में दो चीज नोट करने वाली क्या है, प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। प्रियम्बल किसी भी लेजिस्लेचर को पावर नहीं देता है, नोर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ना ही ये प्रोहिबिट करता है। ठीक है, प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ द पावर ऑफ लेजिस्लेचर नोर अ प्रोहिबिशन अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर। फिर दूसरी चीज क्या है, इट इज नॉन जस्टिशिएबल, मतलब ये आप किसी कोर्ट में यहां पे लागू नहीं कर सकते हैं। एंड इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ हमें सब कुछ पता पड़ गया वेदर इट इज पार्ट और नॉट, कहां पे आता है कहां पे नहीं आता है, क्या ये एमेनेबल है, क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं। तो ये चीज अगेन क्वेश्चन मैंने आपको बताया अराइज हुआ था इन केशवानंद भारती केस। अब इस केशवानंद भारती केस में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 और नॉट। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही किया था कि जो आपका प्रियम्बल है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इस वजह से क्या है यहां पे, जब प्रियम्बल पार्ट बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो अंडर आर्टिकल 368 इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। बट यहां पे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ये और बोलता है कि आप प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको आप, उसके साथ आप यहां पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अच्छे से दे नहीं रखा है, इट हैज नॉट बीन क्लियरली मेंशन्ड।
तो ये चीज यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं उनसे हम काफी सारी चीजें पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद आप देखेंगे प्रियम्बल को अमेंड भी कर दिया जाता है। तो हमें एक चीज जो पता पड़ेगी, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फॉर। कब? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और इसमें 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल में ये 3 वर्ड आपके यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं। ओके, सो दिस इज इट अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं इसमें कुछ इन डेप्थ चीजें जानना, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि केशवानंद भारती केस पे कुछ कवर किया जाए, वैसे बहुत सारा मैटर है बट वी विल ऑल्सो कवर इट इन आवर अनदर वीडियोज। तो आप उस चीज के लिए हमें बता सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। अगर आपकी और कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी बता पाएंगे इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, साइड पड़ोस में ही है बिल्कुल उसके, ताकि आपको यहाँ पे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको क्लासेस के जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो मिल जाए। सो आई होप यू लाइक इट। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।